नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष वर्मा और इस खास पेशकश सवाल लाख टके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके दर्द को बहुत अच्छे से समझ रहा हूं। बहुत सारे निवेशक हैं जिनके मन में एक डर का माहौल है और उनको लग रहा है कि जो स्टॉक प्राइस जिस भाव पे उन्होंने खरीदारी करी थी, क्या उससे नीचे तो नहीं चला जाएगा। बस यहाँ पर जो आपके स्पेसिफिक स्टॉक हैं उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे और बाजार की स्थिति को भी जानेंगे। लेकिन आप ये समझिए, आपके सामने ब्रेकिंग देखने को मिल रही है, साफ तौर पे लाल है और बाजार का रंग भी एकदम लाल देखने को मिल रहा है। बाजार में हाहाकार मचा हुआ, क्यों मचा हुआ? आप देखिए, सिर्फ 2 दिन में 7 लाख करोड़ जो रुपए हैं वो स्वाहा हो गए हैं। यहाँ पर मार्केट कैप की अगर हम लोग बात करें, 460 लाख करोड़ से घटकर आप ये समझिए 453 करोड़ के आसपास, यहाँ पे लाख करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। और सबसे ज़्यादा गिरावट आज ही यानी शुक्रवार को 5 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है वो साफ होता हुआ दिखा है। अगर आप यहाँ पे मार्केट के समीकरण को देखें, यहाँ पे साफ तौर पे सेंसेक्स में करीब 650 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात करें, आप देखिए, पहले 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था वो टूटा, फिर 24,900 टूटा और फिर अब जो है बाजार 24,850 पर आके दहलीज पर आके उस पर खड़ा हो गया है। इस बाजार में गिरावट की बड़ी वजह क्या है? आपके सामने देखिए, मार्केट कैप किस तरीके से घटा है। यहाँ पर निवेशकों के 7 लाख करोड़ जो है वो स्वाहा हो गए हैं। यहाँ पर ये डर साफ तौर पर दिखा रहा है कि निवेशकों के मन में एक अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी साफ तौर पर दिख रही है। आगे क्या होगा ये समझना बहुत ज़रूरी होगा और इस शो में हम समझेंगे और ना आपको समझाएंगे भी। और अगर आपके मन में कोई स्टॉक को लेकर सवाल है तो पूछिए, पूरे शो के दौरान हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे सबसे पहले। लेकिन देखिए, बाजार की जो गिरावट की वजह रही, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं। पहले कारण क्या है? भारत अमेरिका व्यापार समझौते में देरी। एफटीए को लेकर देखिए क्लैरिटी है, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है भारत अमेरिका जो व्यापार समझौता है उसको लेकर अभी तक स्पष्टता, इस पर क्लैरिटी नहीं आई है। आप देखिए, अमेरिका ने जापान की बात करें, फिलीपींस की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, वियतनाम की बात करें, तो तमाम देशों पर समझौते होते दिखे, लेकिन अभी तक भारत को लेकर क्लैरिटी नहीं आई है। दूसरा बड़ा कारण क्या है कि करके हम लोग कारण चला देते हैं। तो देखिए, दूसरा बड़ा कारण है भाई विदेशी पूंजी की जो साफ तौर पे यहाँ पे बिकवाली देखने को मिल रही है। एफआईआईज की तरफ से बाजार में बिकवाली हम लोग देख रहे हैं कैश मार्केट में। और जुलाई में अब तक आप ये समझिए 28,528 करोड़ रुपए जो है यहाँ तक निकाले जा चुके हैं। और 4 दिन में भी अगर आप देखें तो करीब 11,572 करोड़ के जो है वो निकासी हो चुकी है। तीसरा बड़ा कारण क्या है? यहाँ पर तिमाही की जो नतीजे आए हैं, यहाँ पर आप अगर बड़ी निफ्टी 50 कंपनीज के भी देखें तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिले नहीं है। हालांकि हमारे साथ रचित जी जुड़ेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि भाई वो किस तरीके से कॉर्पोरेट अर्निंग को वो देख रहे हैं। यहाँ पर खासतौर पर आईटी ने और वित्तीय से जो फाइनेंशियल से जुड़ी कंपनी है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा निराश किया यहाँ पे गाइडेंस को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर। चौथा बड़ा कारण क्या? वैल्यूएशन पर भी यहाँ पे चिंता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट से लगातार चर्चा हो रही है। वो कह रहे हैं कि जो आय है तिमाही के आधार पर, उस हिसाब से जो वैल्यूएशन है वो फिजिबल नहीं है यहाँ पर। और पांचवा टेक्निकल कारण, जो 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था वो टूटता हुआ दिखा है, तो क्या आगे कमजोरी देखने को मिलेगी? तो ये बड़े 5 कारण हैं जो हमने आपके साथ साझा करे हैं। और इसी बीच चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ रचित खंडेलवाल जी जुड़ गए, जो कि हेड रिसर्च बीएनके सिक्योरिटीज के हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर्ष, पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। 2-3 चीजें हैं हर्ष। सबसे पहले तो मुझे कितने टाइम बाद पहली बार ना विपुल सर से बहुत जलन की महसूस हो रहा है मुझे। मतलब आई एम एनविंग द आइडिया दैट ही इज ऑन अ हॉलिडे एंड वी आर सिटिंग हियर। फ्रैंकली जब ऐसी मार्केट्स होते हैं ना तो सबसे ज्यादा लगता है कि इससे जितना दूर रहा जाए। और क्यों दूर रहा जाए, उसके पीछे का कारण अभी जिस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन दिया ना और सारी चीजें करी, मतलब इट वाज मोर ऑफ अ वैसे वाला एक कवरेज नहीं होता, चैन से सोना है तो जाग जाइए। वो जो डर है ना, वो अभी तक इंडेक्स को देख के इतना ज्यादा मुझे लग नहीं रहा था। बट आपने जिस तरीके का पूरा कवरेज किया ना, उसके बाद मुझे भी लगा हाँ मामला थोड़ा ज्यादा सीरियस है। बट क्या ये मामला सीरियस है? सवाल ये है जी, देखिए, लेवल्स आपको जो दिख रहे हैं 24,800, सारे एनालिस्ट, मतलब मेड बी द मेनी एक्सपर्ट्स व्हिच कम ऑन टू योर चैनल, सबने ये बातें करी थी 24,800 तक निफ्टी आपको देखने को मिल सकती है। वो हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि अर्निंग्स जो है ना, अर्निंग्स गाइडेंस देने के बजाय इस बार कंफ्यूज ज्यादा कर रही है। और ये कैसे, मैं आपको बताऊं। आपने देखा होगा वीक के पहले एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया, द एसेट क्वालिटी वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। फिर उसके बाद आप देखें एचडीएफसी बैंक,
उन्होंने भी प्रोविजनिंग बढ़ा दी। हम्म। और उसके बाद आया आईसीआईसीआई बैंक, जिसने सारा का सारा आपके लिए पिक्चर जो था वो टर्न अराउंड करके दिखा दिया। जी। अब उसके बाद आप देखिए सीमेंट स्पेस की हम बात करें तो इंडिया सीमेंट और नोवोको वेस्टास, अल्ट्राटेक सीमेंट, सब ने अपने अपने अलग तरीके के नंबर्स दिए, अलग अलग की गाइडेंस दी। जी। आप देखिए इंडिया सीमेंट वाज इन लॉसेस, नोवोको विस्टास वाज इन, दो बेस छोटा था बट परसेंटेज टर्म्स में बहुत अच्छा गेन उन्होंने रजिस्टर किया। जी। अल्ट्राटेक आपने कवरेज किया था अपने ही एक शो में, अल्ट्राटेक आप देखें किस तरीके से अच्छे नंबर्स लेकर आया था। फिर हम अगर अब आईटी में आते हैं ना, तो आईटी में यूजुअली हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रॉब्लम है, इसलिए आईटी आपका प्रॉब्लम में रहेगा। टीसीएस के रिजल्ट्स आए, टीसीएस के रिजल्ट्स में जो डोमेस्टिक उनका मार्केट है वो डिस्टॉर्ट होता हुआ दिखा, यहां कंफ्यूजन और बढ़ गया। फिर हम इन्फोसिस से जो उम्मीदें लगा के बैठे थे, एंड जस्ट टू रिकलेक्ट द आइडिया, लास्ट ईयर जब इन्फोसिस अपने लास्ट क्वार्टर जब इन्फोसिस अपने रिजल्ट्स लेकर आए थे, वो गाइडेंस देने से भी रिफ्रेन कर रहे थे। जी उनके बिल्कुल। नंबर्स अच्छे आए, एबिटा अच्छा है, गाइडेंस भी अच्छा आ गया। हम्म। तो मार्केट को ना एक कंफ्यूजन समझ में नहीं आ रहा है, किस किस्म का कंफ्यूजन पूरा मार्केट में बनता जा रहा है कि एक ही सेक्टर के जो लीडर्स हैं वो किस तरीके से अलग परफॉर्मेंस करते हुए दिखा रहे हैं। बिल्कुल सर। आप रिटेल स्पेस में देखिए, रिलायंस रिटेल अभी दो लिस्टेड एंटिटी अलग नहीं हुई है, बट रिलायंस रिटेल का भी अपना क्वांटम बहुत बड़ा हो गया है। रिलायंस रिटेल ने अपना टेपेड परफॉर्मेंस दिखाया है, टाटा कंज्यूमर जो है वो अपना एक अलग परफॉर्मेंस दिखा रहा है। मतलब सारी चीजें आप उठा के देखेंगे ना, चाहे रिटेल से देख ले, थोड़ा बहुत रिलायंस रिटेल और टाटा कंज्यूमर में डिफरेंस है, बट कंजम्पशन पैटर्न की जो हम बात करेंगे ना, वहां पे आपको एक डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी। मार्केट को ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। एंड बिल्कुल। वेरी फ्रैंकली एज एन इन्वेस्टर मुझे भी ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, मैं भी एक क्लैरिटी की बात करूंगा। एफआईएस की जो आप बात कर रहे हैं, तो इस पे हर्ष एक चीज हम देखें, जिस तरीके से यूएस मार्केट परफॉर्म कर रहे हैं, आपके अगर होम ग्राउंड पे अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो क्यों आप कंफ्यूजन में दूसरी जगह पैसा लगाएंगे, जो कि ऑलरेडी कोई वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट दे रहा है, कोई गाइडेंस सही से नहीं दे रहा है, तो वो एक डिस्कंफर्ट है ही। अब इसमें इतनी सारी बातें अपन ने नेगेटिव देख ली, पॉजिटिव्स क्या है जरा उनकी ओर भी हम नजर डाल के देखें। कल टू माय सरप्राइज, एंड व्हेन आई से टू माय सरप्राइज, वो एक्चुअल में एक सरप्राइज था, 3 बजे करीब अनाउंसमेंट आया था, यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनली साइन हो गया। और यूजुअली हमने देखा जब भी ऐसा कोई बड़ा कोई खबर ब्रेकआउट होती है, कुछ भी होती है, मार्केट एक ना सिर्फ एक सेंटिमेंट बूस्ट के तौर पे एक मूवमेंट दिखाता है। कल वो मिसिंग था। उसके साथ साथ आप देखें कि जिस तरीके से पूरी सिचुएशन डेवलप हो रही है, अभी आपने खुद ने कहा कि जापान के साथ ट्रेड डील हो गई है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वांटम, कि जापान का ट्रेड साइज, हमारा ट्रेड साइज, हम थोड़े से बड़े ही होंगे जापान में इन टर्म्स ऑफ ट्रेड साइज, मगर अगर जापान को आपने 15% पे फ्रीज किया है ना, आप ±5% हमको भी इन्हीं लेवल्स पे फ्रीज करेंगे। और जिस तरीके से पीयूष गोयल जी का बार बार स्टेटमेंट आ रहा है कि हम अपने इंटरेस्ट को कहीं भी नहीं निगेट होने देंगे, अपने इंटरेस्ट को मेंटेन करेंगे, तो वो एक कॉन्फिडेंस दिलाता है कि अभी भी हम बातों में हैं। और अब कहीं ना कहीं एक और कॉन्फिडेंस क्या आ रहा है, ट्रम्प साहब की तरफ से भी एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो हम कंटिन्यूसली बोले जा रहे थे कि सैनिटी नहीं है, प्रॉब्लम है, कुछ भी बोल देते हैं, कभी 200%, कभी 50%, कभी 100%, कभी 90%, फाइनली कहां सेट हुए 15% पे। मतलब उनको भी ये बात पता है, बोल मैं कुछ भी दूं, करना तो मुझे एक साइजेबल सेंसिबल तरीके से ही चीज पड़ेगी, वो भी कॉन्फिडेंस देने का काम कर रही है। जी। अब इसमें करना क्या है, देखिए वेरी फ्रैंकली अभी आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए मार्केट में। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, आज एक पॉसिबिलिटी है, अब हम सेकेंड हाफ में पहुंच गए हैं, आज ये वापस एक अटेम्प्ट आ सकता है जिसमें ये 25,000 तक का मूवमेंट करा के 25,000 के आसपास क्लोजिंग करने की कोशिश करें। बट हम ही अभी ना एक बहुत छोटी सी रेंज में घूम रहे हैं, और इस वीक की रेंज अगर हम समझ पाए तो 24,800 से 25,250 तक की रेंज में ही ये मार्केट रहा है। नेक्स्ट वीक भी हमें देखना होगा, और नेक्स्ट वीक आपको थोड़ा और वॉलेटाइल इसलिए देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी तक तो आपने वीकली एक्सपायरी करी थी, नेक्स्ट वीक में आपको मंथली एक्सपायरी भी करने को मिलेगी, जिसमें स्टॉक्स का और सारा का सारा एक्सपायरी होगा। तो वी माइट सी मोर वॉलेटिलिटी कमिंग इन। बहुत ज्यादा कोई इरेटिक डिसीजंस लेने वाला या किसी भी न्यूज पे रिएक्ट करने वाला मार्केट नहीं है। जब इतना कंफ्यूजन हो तो द बेस्ट वे टू प्ले द मार्केट इज डू नॉट प्ले इन द मार्केट। थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे और देखेंगे जब स्टेबिलिटी आएगी तो वापस पैसा लगाएंगे। रोज मार्केट होता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं।
ठीक है सर, आपने पूरा हर एक चीज़ को 360 डिग्री यहाँ पे समझाने की कोशिश करी और बहुत क्लैरिटी से यहाँ पर आपने एक एक चीज़ समझाई। अब क्या है कि बहुत सारे निवेशक हैं जो बात मानते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो सर नहीं भी मानते हैं, और उनके मन में अब सवाल होता है कि भाई ऐसा ना हो कि कहीं मौका चूक जाए, क्योंकि इम्पेशेंट होते हैं सर, चाहे वो ट्रेडर हो चाहे वो यहाँ पर निवेशक हो। आपके हिसाब से यहाँ पर जिस तरीके से जो सेंटिमेंट्स अभी क्रिएट हो रहे हैं, आपके हिसाब से बाय ऑन डिप्स के मौका होना चाहिए यहाँ पे या सेल ऑन राइस का होना चाहिए, इसको किस नज़रिए से देखना चाहिए? देखिए हर्ष, इसमें ना एक चीज मैं आपको और ऐड कर देता हूँ, एंड दिस इज जस्ट समथिंग दैट आई हैव रेड इट समवेयर, और 2-3 चेक पॉइंट से मैंने उसको चेक किया था। जी जब बिक्स आपका बहुत ज्यादा कूल ऑफ कर जाता है ना, जी तो कहीं ना कहीं मार्केट में शार्प मूवमेंट्स आते हैं। जी। अब ये शार्प मूवमेंट आपके, और मार्केट जिस तरीके से पॉइज्ड है ना, ये शार्प मूवमेंट आपको दोनों साइड का दिखा सकता है। और दोनों साइड का क्यों दिखा सकता है? आज मान लीजिए कि अभी तो खैर आप 25 पे बैठे हैं, ये बात तो हो ही गई कि अगर अनाउंसमेंट आएगा भी तो आपको अगस्त के मंथ में ही अनाउंसमेंट आता हुआ दिखेगा। ट्रेड डील की तरफ से अगर आपको कोई बहुत ही पॉजिटिव न्यूज, बहुत ही पॉजिटिव बूस्टर मिल गया, तो मार्केट का कंफ्यूजन खत्म करेगा और मार्केट को खींच के ले जाएगा। नेगेटिव्स बहुत हद तक सेटल हो चुके हैं। नेगेटिव्स और एक्सीडेंट्स जो आपको इस मार्केट में अभी देखने को मिलेंगे वो सिर्फ रिजल्ट सेंट्रिक होंगे। मतलब जैसे कि आप खुद ये भी देखें, एपीएल अपोलो जिस तरीके से करेक्ट कर रहा है और सारे स्टॉक्स जिस तरीके से करेक्ट कर रहे हैं, बजाज फाइनेंस अगेन अ डिजास्टर रिजल्ट्स, एंड व्हाई डू आई से डिजास्टर रिजल्ट्स, उनका भी सिचुएशन खराब हो रही है। और हर्ष, इसमें ना एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं, आई एम सो सॉरी, मतलब जैसे जैसे याद आता जा रहा है मैं आपको बताता बिल्कुल जा रहा सर। हूं। आप एक और चीज नोटिस करिए, मेड बी एक्सिस बैंक, मेड बी एचडीएफसी बैंक, मेड बी बजाज फाइनेंस, व्हेन वी टॉक अबाउट द कार्ड लोन्स एंड वी टॉक अबाउट अनसिक्योर्ड लोन्स, वो जो सेगमेंट है ना, वो आपका एनपीए बढ़ा रहा है। और इस टाइम पे वो एनपीए बढ़ना थोड़ा सा चिंताजनक इसलिए हो जाता है कि अगर सिचुएशन इस तरीके से आ रही है कि हमारे जो अर्बन कंज्यूमर्स हैं वो लोन को नहीं सही तरीके से सर्व कर पा रहे हैं, इसके पीछे दो कारण है। या तो आपने इतना ओवर लोन ले लिया है, इतना आपने अपना बर्डन ले लिया है जो आप नहीं चुका पा रहे हैं, और दूसरा जो है वो ये है कि आपकी अर्निंग्स कम हो रही हैं। ईदर ऑफ द टू कंडीशंस ये एक पॉजिटिव चीज नहीं है, जी क्योंकि जितने भी हमने आकलन लगाया था कि सेकेंड हाफ में जैसे ही फेस्टिव सीजन चालू होगा हम कंजम्पशन बिल्डअप देखेंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल में, ऑटो में, टू एन एक्सटेंट रियल एस्टेट में, वो सारा का सारा आपको टेपेड होता हुआ दिख सकता है अगर ये चीज इंप्रूव नहीं होती है। और ये भी एक ऐसी चीज है जिसमें लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और कंफर्ट नहीं देख पा रहे हैं। तो इन बिल्कुल सब सर। चीज को भी देखना होगा। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन और बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग मार्केट में, मतलब अपॉर्चुनिटी मिस अगर आपकी होती है ना, तो वो हो जाने दें, बजाय इसके कि अपॉर्चुनिटी उठाने के चक्कर में ना आपका कैपिटल एरोड हो जाए। कैपिटल इज ब्लड, इफ यू आर अलाइव यू कैन स्टिल डू इट, इफ नॉट देन देयर इज अ प्रॉब्लम। बिल्कुल सर, बहुत सही आपने ये जानकारी दी। लेकिन सर एक सवाल ये, क्योंकि देखिए जब एचडीएफसी के नतीजे आए, एचडीएफसी बैंक के, तो उस समय मैं मॉर्निंग का ही शो कर रहा था और हम लोगों ने बोला कि जो प्रोविजनिंग है, हमने पिछले कई क्वार्टर के हिसाब से देखा वो प्रोविजनिंग बिल्कुल भी अच्छे लग रहे हैं। जो नंबर्स आए यहाँ पर वो एचडीबी फाइनेंशियल के वजह से यहाँ पर आपको जो नतीजे दिख रहे हैं उसका असर पॉजिटिव तौर पे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमने अभी अब बजाज फाइनेंस की बात कर रहे थे, एसएमई सेगमेंट में खास तौर पे यहाँ पर डेंट पड़ता हुआ दिखा है यहाँ पर। और अब तमाम जो भी बैंकिंग के नतीजे देख लें, अब आईसीआईसीआई को छोड़कर, तो यहाँ पर प्रेशर कार लोन्स के ऊपर और रिटेल के ऊपर भी साफ तौर पर इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो सर प्राइवेट की स्थिति तो हम लोग देख रहे हैं, पीएसयू के ऊपर मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि एक धड़ा जो है बाजार का, वो बार बार ये चीज़ कह रहा था लगातार लंबे समय से कि चलो पीएसयू में जो है वो तेज़ी नहीं आई है। अब जो है वो पीएसयू के जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो बढ़त बनाते हुए दिखेंगे या फिर वो मजबूती देते हुए दिखेंगे। और अभी कल जो दो नंबर्स आए, हमने देखा यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रेशर को हल्का रिलीज ईज करते हुए जो दिखे वो पीएसयू के यहाँ पे तौर पे देखने को मिले। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ पर आप प्राइवेट की जगह एक बार फिर वापस फोकस क्या पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? हर्ष, वो जो धड़ा है जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो धड़ा एक्चुअली आपके सामने ही बैठा हुआ है। जी और मैं कंटिन्यूसली ये बात आप देखें पिछले 2.5-3 महीने से बार बार बोले जा रहा हूँ, सबको बोले जा रहा हूँ, हर बार हमारी ये बात होती है, PSU banks are the safest banks investments that you can do. And why do I say this? जब हमने पहली बार ये रिपोर्ट देखी थी और पढ़ी थी कि ग्रॉस एनपीए एक्सपोजर जो है वो प्राइवेट बैंक का 4.55% तक पहुंच चुका है,
वहीं पीएसयू बैंक्स का अराउंड 2%, 1.8, 1.6% के आसपास होवर कर रहा है। आप देखें डिफरेंस बहुत बड़ा है ये। हम परसेंटेज टर्म्स में अगर बात करेंगे ना तो लगेगा अरे कितनी सी, मगर ये रियलिटी है कि ये बता रहा है कि कितना आपका जो एसेट है वो खत्म हो चुका है और कितना आपका एसेट इन बिजनेस प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बैंक्स, दीज परसेंटेज या 100 बेसिस पॉइंट के डिफरेंस में ना मार्जिन में बहुत फर्क पड़ जाता है। पीएसयू बैंक्स में आप देखिए हर्ष, पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से पूरी की पूरी क्लीनिंग हुई है, जिस तरीके से पूरी एक सफाई करके और एनपीएस को निकाला है, और उसके बाद जिस तरीके से ये ड्यू डिलिजेंस करके लोन दे रहे हैं, मतलब आज के टाइम आई टेल यू वेरी वेरी फ्रैंकली, मेजॉरिटी लोग को आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक बहुत इजीली लोन दे देगा। बट इफ यू आर गेटिंग अ लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और से पंजाब नेशनल बैंक्स, यहाँ पे अगर आप कर रहे हैं ना तो आपका एक्चुअल में क्रेडिट स्कोर भी बहुत अच्छा होगा, आप का जो आपने एसेट दे रखा होगा उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, आपका बिजनेस या सर्विस एंड लोन सर्विंग भी अच्छी होगी। मैं आज के टाइम में बहुत कंफर्टेबली बेट कर सकता हूं पीएसयू बैंक्स पे। और पीएसयू बैंक्स पे जिस तरीके का कंफर्ट और कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं आपको ये चीज और ऐड करा देता हूं कि यहाँ पे अगर फॉल आता है ना तो यहाँ पे आपको मिल रही है अपॉर्चुनिटी, एंड हियर यू शुड पार्क योर फंड्स। वन, दे आर सेफ एंड सिक्योर्ड। टू, दे हैव नॉट परफॉर्म। मतलब आप अगर खुद ही देखें इनके पी मल्टीपल्स 5, 6, 7 और प्राइवेट बैंक्स के अबव 20 तक भी पहुंच रहे हैं। तो ये आपको एक जो डिफरेंस है ना वैल्यूएशन का, ये भी दिखेगा। एनपीए नहीं है, अच्छा वैल्यूएशन पे मिल रहा है, सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं और परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, मार्केट स्टेबल होंगे। These are the banks will start running up। और ये मैं बहुत टाइम से बात कर रहा हूँ। I'll reiterate, थैंक यू, आपने ये बात मेरे को कवर करने दी। पीएसयू बैंक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो सर इनमें से ये भी बता दीजिए कौन से पसंद आ रहे हैं आपको और कहाँ पर नज़र निवेशकों को रखनी चाहिए? अभी जिन दो बैंकों का नाम लिया ना, आपको उन दो बैंकों में पैसा लगा देना चाहिए, पीएनबी या स्टेट बैंक। क्या होता है ना, ये एक और प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस। हमारे पास जब बहुत ज्यादा चॉइसेस हो जाती है ना, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, सारे अच्छे लग रहे हैं। बट अच्छे तो सारे लग रहे हैं, हमें दो ही चूज करने हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी। वो होता है ना हर्ष की, अगर सेल चल रही है और सेल में मुझे नाइक के जूते 2000 के मिल रहे हैं और मान लीजिए किसी और के ब्रांड के जूते 1800 रुपए या 1500 रुपए मिल रहे हैं, तो मेरे लिए ज्यादा सेंसिबल ये होगा कि मैं 2000 रुपए में नाइक के जूते उठा के ले आऊं, बजाय इसके कोई और ब्रांड 1500 रुपए में खरीदूं, क्योंकि रिलेटिवली वो भी चीप मिल रहा है बट बेटर क्वालिटी है, बेटर पेडिग्री है। वैसे ही इन दोनों में पीएनबी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, These are the only two banks you should park your funds। इनसे छोटे बैंक में जाते हैं ना, आपको बहुत ज्यादा रीजनल और वो सब कंफ्यूजन, जैसे बहुत बार आता है जेएनके बैंक की हम बात करते हैं या पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करते हैं। व्हेन यू हैव सच टू गुड ग्रेट क्वालिटी स्टॉक्स एट अ वेरी डिसेंट प्राइस, मैं आपको बोलूंगा यही पैसा पार्क करिए और आराम से बैठिए। ठीक है सर, आपसे तो मैं जब चर्चा करना शुरू करूँगा तो मुझे लगता है कि ऐसा कि बड़े सारे मतलब लंबे टाइम तक आपसे डिस्कशन कर सकता हूँ मैं। बड़ा मज़ेदार आपके साथ चर्चा करना बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। ये मेरी दूसरी बार है कि जो मैं आपके साथ सर डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पर। फंडामेंटली बहुत क्लैरिटी आप हमारे व्यूअर्स को भी देते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन ये क्या है कि व्यूअर्स के सवाल भी बहुत सारे हैं सर, तो वो भी हम लोग ले लेते हैं। सोनिया कुमारी जी का एक सवाल है सर आईओसी के ऊपर। 127 के भाव पर इन्होंने 200 शेयर्स ले रखे हैं, कह रहे हैं क्या और खरीदारी कर सकती हूं मैं? रचित सर प्लीज सजेस्ट। देखिए आईओसी आपने ले रखा है, और सोनिया मैम को मैं एक चीज कहूंगा कि अभी ना फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा हमें संभल के रहना होगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। दो आईओसी ने देखिए आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करता हुआ दिखाया है, और अभी आपको और अपसाइड भी इसमें आता हुआ दिख सकता है। एंड व्हेन आई से अपसाइड, जिस तरीके से बिहेव कर रहा है 154 के लेवल्स पे आते हुए दिख सकते हैं, और 162 154 के बाद और मैं आपको खरीदने के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। और क्योंकि मैं आपको एक चीज बोल रहा था, आपको थोड़ा सा सिक्योर होकर चलना पड़ेगा, इसमें एक स्टॉप लॉस भी आपको बांधना होगा। 143 या टू बी प्रिसाइज 142 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन मेंटेन करिएगा। फर्दर डाउन साइड में प्रॉब्लम आती है, और इसके पीछे भी मैं आपको एक कारण बता देता हूं। अभी हमने ना बहुत दिनों से कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन देखी नहीं है। आई वाज जस्ट रीडिंग की शायद इफ आई एम करेक्ट थाईलैंड एंड कंबोडिया के बीच में कल हुआ था सर, मिसाइल अटैक हुआ था जिसका इम्पैक्ट, हाँ जी, हाँ, मतलब वो तो इतना छोटा था, मतलब हाँ, उसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट। बट व्हेन द बिग कंट्रीज फाइट ना, तो क्रूड स्पाइक अप करता है, और क्रूड स्पाइक करता है ना
तो इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल वॉर छिड़ जाएगा, बट इतने दिनों की शांति चल रही है ना कहीं से कुछ ना कुछ जरूर आपको छिड़ता हुआ दिख सकता है। तो स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन रखिए, बहुत एग्रेसिव मत होइए, क्योंकि ये बेचारे सबसे बड़े एक्सीडेंट बनते हैं जैसे ही जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहें और ऊपर के लेवल में प्रॉफिट बुक करें। ऊपर से ज़्यादा कमाई कर लेते तो सरकार विंडफुल टैक्स भी लगा देती है इनके ऊपर, तो इसलिए थोड़ा सा संभल के सचेत रहिए इन स्टॉक्स के ऊपर। बेसिकली सरकार का जो फोकस वाले जो स्टॉक्स होते हैं उन पर ध्यान रखने चाहिए। सर, इनका एक और सवाल था, एक्चुअली इन्होंने दो सवाल भेजे थे, तो एक मैंने आपसे पूछ लिया, दूसरा भी इनका है राधिका ज्वेल टेक के ऊपर। अभी जो स्टॉक का भाव है 101 है, और ये जो कंपनी है बेसिकली ये मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेड गोल्ड और डायमंड प्लेटिनम ज्वेलरी से जुड़ी हुई है। क्या करना चाहिए सर इस कंपनी के लिए, क्या सलाह रहेगी स्टॉक के लिए? देखिए, इसमें मैं इनको बता दूं, मैं फंडामेंटली इनको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, वेरी जी। फ्रैंकली टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना गोल्ड ज्वेलरी इन सब स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहता हूं। बट हम सिर्फ टेक्निकल कवरेज दे देते हैं इसमें, जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है। जब तक ये स्टॉक आपको 91 के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिखता है, तब तक यू कैन प्ले अराउंड 115, और उसके बाद आपको एक लेवल देखने को मिल सकता है 136 तक का। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस तो देखिए मुझे नहीं मिल रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, बट हाँ, ये दो लेवल्स हैं और आपको स्टॉप लॉस सुझा दिया है, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मेंटेन करें। ठीक है सर। एक सवाल जो अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे थे, स्मार्ट बुल्स के नाम से एक व्यूअर हैं, सर कैनरा बैंक में क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? सर इसके नतीजे आए कल और हम लोगों ने देखा कि जो एसेट क्वालिटी है उसमें सुधार देखने को मिला यहाँ पर, जो स्लिपेजेस हैं वो भी मॉडरेट होते हुए दिखे हैं। आप इस स्टॉक को कैसे देख रहे हैं? और बहुत सारे लोग ये भी मान के चलते हैं कि लॉन्ग टर्म में कैनरा बैंक जो एक अच्छा पोटेंशियल गेनर के तौर पर भी उभर सकता है, इस नज़रिए से भी बताइए सर। देखिए, अनडाउटेडली कैन बैंक को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। दो मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से ये नहीं है लिस्ट में, मगर आप एक चीज देखें हर्ष, इसकी बुक वैल्यू है 116 और अभी ये ट्रेड कर रहा है 111 पे। रिटर्न ऑन इक्विटी इज डिसेंट फॉर अ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक, 17.8%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.79%। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप ये चीज समझें कि जिस तरीके से बैंक ने अपने आप को प्रोसेस कर रखा है, और बहुत अच्छा एक्सपोजर है इस बैंक का। आप देखें, एनबीएफसी 32%, इंफ्रास्ट्रक्चर 31%, टेक्सटाइल 4%, आयरन एंड स्टील, ये सेक्टर्स भी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। एनबीएफसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख सकता है, उसके अलावा सारे जो हैं वो इनके पेमेंट्स भी बहुत सही तरीके से करते हुए देखते हैं और देखने को मिला है आज तक। अगर आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनानी है ना, मैं आपको कहूंगा लेट्स बी बिट ग्रीडी। एंड मैंने ऐसे ग्रीडी वाई ऐसे 111 रुपए का भाव चल रहा है, इसको थोड़ा सा कूल ऑफ करने दीजिए। कभी भी मार्केट करेक्ट करेगा ना, ये कूल ऑफ करेगा 105 रुपए, 104 रुपए, 105, 104 की रेंज में मिलेगा, वहां हम पोजीशन बनाएंगे। और वहां पोजीशन बनाने के बाद एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी इसमें हम बांधेंगे, जो कि होगा 92 के नीचे क्लोज होगा तो हम पोजीशन नहीं इसमें मेंटेन करेंगे। फिर आप इसको होल्ड करेंगे 104-5 में खरीद के। अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए नहीं भी रखना चाहें, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बैट लेंगे तो 118 पे एग्जिट लेंगे। और अगर मीडियम टर्म के लिए मेंटेन करते हैं तो आपको 136 से 144 तक की रेंज पे ही आता हुआ दिख सकता है। ठीक है। एक फतेह जी का सवाल है और वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जानना चाहते हैं। सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को हम लोग मतलब आप तो हम लोगों से पहले से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे होंगे। मैं इसके बिज़नेस को सर जो अब हाल ही में नतीजे आए तो उसमें मुझे साफ तौर पर दिखा कि कंपनी का जो फोकस है वो ऑयल टू गैस और ऑयल टू केमिकल के अगर बात करें यहाँ पर हम लोग, उसके मुकाबले ज़्यादा रिटेल पर फोकस हो रहा है, यहाँ पर टेलीकॉम पर फोकस हो रहा है यहाँ पर, और दूसरी चीज़ों पर यहाँ पर कंपनी जो है फोकस करेगी। आरपीयू में भी अगर आप देखें तो सुधार देखने को मिला है यहाँ पर। आप रिटेल के एक्सपेंशन की बात करें वो बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखिए ब्रॉडबैंड की स्थिति भी काफ़ी बेहतर हुई है इसके बिजनेस की। लेकिन जो दबाव है वो लगातार केमिकल की बात करें या फिर गैस की बात करें वो लगातार बनता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर जो फतेह जी हैं उन्होंने खरीदे हैं 250 शेयर्स 1535 के भाव पर। क्या हम लोग आने वाले समय में रिलायंस के बिजनेस मॉडल में भी बदलाव होते हुए देख सकते हैं? फोकस बदलता हुआ दिख सकता है यहाँ पर, जिस तरीके से मार्जिन जो है और ज़्यादा डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं स्पेसिफिक बिजनेस में बात की जाए तो? देखिए हर्ष, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लास्ट रिजल्ट्स में ना इट वाज द केस कि 53% इनका जो रेवेन्यू था वो आया था फ्रॉम रिटेल, फ्रॉम जियो,
और रिमेनिंग 47% था इनका ऑयल बिजनेस से और ऑयल टू केमिकल बिजनेस से। ऑयल टू केमिकल बिजनेस में आपने इसमें इस बार भी डाउन ट्रेंड देखा। आरपू की एक रिपोर्ट है हर, जो कहती है कि इस साल के एंड तक ना 2026 मार्च तक आप आरपू को 300 रुपीज तक जाते हुए देख सकते हैं। और दो मार्केट लीडर्स हैं जो आरपू का इसका क्लियर बेनिफिट उठाएंगे। वन इज भारती एयरटेल, जिसका आई बिलीव या तो 246, 248 या 254 रुपीज का आरपू है। और एक है रिलायंस, जिसका भी 210 रुपए या 209 रुपए 75 पैसे ऐसा कुछ आरपू है। तो आप देखिए आरपू में कितना बड़ा कवरेज है जो अभी ये कर सकते हैं। वन टू, व्हेन वी टॉक अबाउट रिटेल बिजनेस में भी आपको आने वाले समय में जो हम बातें कर रहे हैं ना, कि अगर ये डिफॉल्ट्स कम होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फेस्टिव सीजन में डिमांड उठती हुई दिखेगी, वो भी एक चीज होती हुई आपको दिखेगी। अब देखिए इनके ऑयल बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, बट इन्होंने एक टाई अप कर लिया है विद अडानी ग्रुप, और अब इनके नंबर ऑफ पेट्रोल पंप्स बढ़ जाएंगे जहां पे ये अडानी की गैस बेचेंगे और खुद का पेट्रोल और डीजल बेचेंगे। वो भी इनके लिए एक बेनिफिटिंग फैक्टर बनेगा। इनके रिजल्ट्स के टेपेड परफॉर्मेंस के अलावा जो इस वीक में न्यूज आई थी जहां पे यूएस ने रशियन ऑयल बाइंग पे एक सैंक्शन लगाने की बात करी है, और इनका एक डिसेंट प्रोपोर्शन पे, इफ आई एम करेक्ट 22% इनका जो क्रूड है वो रशिया से ही आ रहा है। वहां पे ये आपको एक टेपेड मूवमेंट देखने को मिला है, और अभी आपको आने वाले समय में टेपेड मूवमेंट थोड़ा सा कंटिन्यू होता हुआ दिख भी सकता है। लेवल्स अब इन्होंने 1540 रुपए पे ले रखा है। 1303 से 1326 की एक रेंज है, जिसमें जब ये अचीव करेगा मैं इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि वहां पे एक बार एवरेज करें, और एवरेज करके जब भी आपको 1440 1480 के लेवल्स मिले वहां पे आप डिप्लॉय कर दें, क्योंकि आपने एक्चुअली क्या है इसके 52 वीक हाई के पास वाली रेंज में खरीदा है। अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म वैसे भी होल्ड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपने ट्रेडिंग बेट के तौर पे लिया था मान लीजिए फोर्टनाइट या मंथ, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो लोअर लेवल्स पे लेके हायर लेवल पे बेचेगा, आपको एग्जिट रूट भी मिलेगा। और अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो अभी भी ये बहुत पोटेंट काउंटर है, और अगर मैं बहुत कंजर्वेटिव होते हुए बोलूं तो लॉन्ग टर्म में आपको यहां से भी डबल होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में भी यहाँ से डबल होता हुआ दिख सकता है। और यहाँ पे अभी जो फिलहाल नतीजे आए थे उसमें एशियन पेंट्स के जो हिस्सेदारी बिक्री थी उसका असर प्रॉफिट में भी यहाँ पे देखने को मिला था। यहाँ पर एक सवाल यहाँ पे दिव्य प्रताप सिंह का है। सर ये आप हमारे व्यूअर्स को और भी इसको क्लैरिटी से समझाइए कि एक अगर हम लोग किसी एक ब्रांड के ऊपर या फिर एक ग्रुप के ऊपर ट्रस्ट करके निवेश करें तो वो कितना फिजिबल होता है। इनका सवाल जो है ये कह रहे हैं कि प्लीज़ सजेस्ट अबाउट अडानी ग्रीन, अडानी टोटल गैस। क्या आज मैं इसमें 5 लाख रुपए की बाइंग कर सकता हूँ 3 महीने के लिए? एक ग्रुप के ऊपर इतना ज़्यादा बुलिशनेस कितना हद तक सही है? नहीं, आई बिलीव ये इसलिए भी करना चाह रहे हैं बिकॉज मेरी समझ से नेक्स्ट वीक ना पूरा अडानी का ही होने वाला है। नेक्स्ट वीक अगर शायद रिजल्ट्स कुछ नतीजे सर आज भी आए, कल भी, और खबरों का सिलसिला रहा, कुछ ज़्यादातर आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल अगले हफ्ते आने वाले नतीजे सर। हाँ, ज्यादातर इनके अगले हफ्ते आने वाले हैं। अब मुझे ना दो परेशानी है इनसे। आप एक ग्रुप तो छोड़िए, मेरे को उससे बड़ी परेशानी है आप रुपए लगा रहे हैं 5 लाख और आप टाइम मुझे दे रहे हैं 3 महीना, और आप मार्केट की कंडीशन देखिए कहाँ है। ये इतना बड़ा मिसमैच है ना। मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, आपको 3 महीने के लिए पैसे लगाने, कोई लिक्विड फंड में आप इन्वेस्ट करिए, और प्लीज मार्केट में मत पैसा लगाइए, क्योंकि हम जो शार्प मूव की बात कर रहे हैं, आई डोंट वांट टू साउंड वेरी बैड, बट अगर 24,600 के नीचे मार्केट क्लोज करता है ना, तो मार्केट का एक बहुत शार्प मूव आएगा जो हो सकता है आपको 3 महीने में निकलने का मौका नहीं दे। लेट्स बी ऑनेस्ट, मार्केट इस कंडीशन में नहीं है। 3 महीने के लिए लिक्विड फंड में आप पैसा पार्क करिए। 1 2, उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज ऐड कराना चाहूंगा कि अगर आप मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो एक ही कंपनी, एक ही ग्रुप में अपना पूरा फंड, जो हर्ष ने बात करी, मैं बिल्कुल सही तरीके से इसमें सहमत हूं। ना तो हमें एक ग्रुप में पूरा का पूरा फंड डिप्लॉय करना चाहिए, ना ही एक सेक्टर में पूरा का पूरा पैसा डिप्लॉय करना चाहिए। हमें डाइवर्सिफिकेशन अपना पूरा रख के चलना चाहिए, अलग अलग सेक्टर्स में और अलग अलग कंपनीज में आपको अपना पैसा पार्क करना चाहिए। इसका क्लियर एग्जांपल हर्ष आप देखें, कल एडीएजी ग्रुप में आपने ईडी की रेट देखी थी जी। अब ईडी की रेट आपने जो देखी थी उसमें आपको साफ देखने को मिल गया होगा, तब से रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर सारे ही सेलर सर्किट लगने लग गए। दो अभी तक क्लैरिटी तो नहीं आई है कि क्या उसमें सारी चीजें बाहर आई हैं, बट जब तक वो नहीं आती है सारा फंड तो ब्लॉक हो ही गया है। तो 3 महीने के लिए दिस इज नॉट द टाइम आप मार्केट में पैसा लगाएंगे, और प्लीज एक ग्रुप में बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। और मतलब सर
जिस तरीके से बाजार के सेंटीमेंट में एक बड़ा चेंज देखने को मिलता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, निवेशकों को यहाँ पे समझना चाहिए। और कुछ समय पहले की बात है, मैं एक स्टॉक देख रहा था और मैं लगातार ऑब्जर्व कर रहा था, उसका नाम नहीं लूँगा मैं क्योंकि बड़े ग्रुप का स्टॉक है वो, और उसमें करीब करीब आप समझिए कि करीब 40 से 42 दिन तक अपर सर्किट लगता रहा, और उसके बाद फिर उसमें लगातार वो डाउन साइड भी देखने को मिला। बाद में मैं आपको मैसेज करके भेज दूँगा, अगर आप जानना चाहेंगे सर तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो इस तरह की चीज़ें होती है, खैर मार्केट का हिस्सा है, ये पार्ट है। एक सवाल सर यहाँ पर मिंटू जी का भी ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे फेवरेट सर हैं, और सर से मेरा सवाल ये है कि एचडीबी का 25 शेयर्स इन्होंने लिए 850 के भाव पर। कह रहे हैं इसमें क्या किया जाए, अडानी पावर और आईएक्स में क्या एंट्री लेने का सही समय होगा, प्लीज़ मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो मिंटू जी को नमस्कार। और मैं देख ही रहा था, मतलब मिंटू जी का पक्का इस टाइम पे सवाल आता ही आता है। एचडीबी के लिए मिंटू जी को मैं एक चीज रिकलेक्ट कराना चाहूंगा। हमारी ना पहले भी बात हुई थी विपुल सर के शो में, तब भी मैंने कहा था कि एचडीबी फाइनेंशियल जिस तरीके से चल रहा है, लोअर लेवल्स पे आपको एवरेज करने का मौका देगा। और अब मैं समझता हूं वो मौका आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल गया है। यहाँ पे आप क्योंकि आपने 850 में ले रखा है, 748 रुपए आए ना, एक बार थोड़ी सी पोजीशन और बना लीजिएगा। कंपनी बहुत अच्छी है, और एचडीबी के लिए आईपीओ के टाइम से मैं एक बात कहे जा रहा हूं कि जिस तरीके से इन्होंने अपना स्प्रेड कर रखा है ना, जहां से जितनी जीडीपी वहां से उतना बिजनेस ये उठा के लेकर आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और पेडिग्री एचडीएफसी बैंक है, तो उसी तरीके का सारा ये सिस्टम मेंटेन करके चलते हैं। अच्छी कंपनी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब अपनी पोजीशन 748 के लेवल्स पे है, जरूर बनाए, थोड़ा टाइम वेट करें, आपको अच्छा रिटर्न ये देगा ही देगा। इसके साथ साथ आई एम सो सॉरी हर्ष, मैं भूल गया इनके सवाल क्या थे सर। इसके बाद अडानी पावर और आईएक्स तो हम लोग देख ही रहे हैं कि कल क्या स्थिति रही और आज क्या एकदम उलट रही, तो सर इसके लिए भी बताइए क्या सलाह रहेगी। नहीं मिंटू जी, बिल्कुल भी नहीं। हमको आईएक्स में हाथ लगाना ही नहीं है। और ये सबके लिए मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा, स्टे अवे, कंप्लीट स्टे अवे है। देखिए, पहली बात तो आप ये चीज समझ लीजिए एग्जैक्टली हुआ क्या है कल। परसों शाम को एक खबर आई थी कि फाइनली इनका जो कपलिंग है, मार्केट कपलिंग, वो जनवरी से चालू हो जाएगा। अभी तक क्या था कि इस एक्सचेंज में डिस्कॉम ट्रेड करते थे पावर कॉन्ट्रैक्ट्स की, और ये जो रेट्स थी ना, इनकी कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल कंट्रोल था उन रेट्स के ऊपर। अपने हिसाब से ये प्राइसिंग डिसाइड कर पाते थे कि सेटलमेंट कहां होने वाला है। ये कपलिंग होते ही इनको और एक्सचेंजेस से भी ना वो रेट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। इससे कहीं ना कहीं इनका बिजनेस भी लूज होगा, और थोड़ा बहुत जो इनकी मोनोपोली थी प्राइस डिस्कवरी में, वो आपको खत्म होती हुई दिखेगी। तो यही वो कारण था जिसके कारण से ये इतना डेंट आता हुआ दिखा। भी मैनेजमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आ गए, थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखा रहा है, बट क्या सब कुछ बदल गया? नहीं। क्या ये इसके साथ पहली बार हुआ? नहीं। पहले भी आप देखेंगे हिस्टोरिकली आईएक्स ने ऐसे ही क्रैशेस दिखाए हैं। वी हैव बेटर थिंग्स, वी हैव बेटर कंपनीज टू लुक एट। आईएक्स अ बिग नो, हमें बिल्कुल भी हाथ नहीं डालना है, चाहे 200 रुपए हो जाए, 250 रुपए हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। और बड़ी इंटरेस्ट जी, प्लीज कंटिन्यू सर। नहीं बोलिए ना। नहीं प्लीज, आप पहले बात खत्म कीजिए सर। अच्छा। फिर मैं बात करूंगा जी। आर पावर के लिए मिंटू जी को बोलूंगा। देखिए सर, अडानी पावर है, अडानी पावर, सॉरी, अडानी पावर के लिए मैं मिंटू जी को बोलूंगा। जिस तरीके से अब वो आर पावर का इतना चल रहा है ना दिमाग, मिंटू जी को एक ही चीज बोलूंगा कि अभी ना ये एक बेस फॉर्मेशन कर रहा है, अभी ब्रेकआउट नहीं देने वाला है। अगर मीडियम टर्म के लिए भी हमको लेना है ना, तो हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन इसको बनने देंगे, फिर लेंगे। अभी 574 चल रहा है, 555 के आसपास आएगा, वहां पे धीरे धीरे करके पोजीशन बनाएंगे, और इसमें एक और लीवरेज लेंगे। 534 तक हम पोजीशन बनाते रहेंगे, और फिर हमें वेट करना होगा लेवल 610 रुपए का। 610 के ऊपर जैसे ही ये क्लोज होगा ना, फिर पुराना वाला अडानी पावर का मूवमेंट आपको वापस देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी। आपको 680 के लेवल्स, और फिर मीडियम टर्म में 760 780 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। स्टॉक अच्छा है, कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देगा, रिटर्न्स अच्छे देगा। मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करें लोअर लेवल्स पे, और आराम से रखें फिर।
बिल्कुल सर। और आपने मिंटू जी की तमाम समस्याओं का, चिंताओं का आपने हल कर दिया है यहाँ पर। उन मुझे लगता है अब टेंशन फ्री एकदम हो गए होंगे, और सही बात है सर। लेकिन हाँ, आईएक्स के लेके मैं ये कह रहा था कि आईएक्स में बड़ी दिलचस्प चीज़ ये है कि 2024 से अगर आप देखें डाटा उठा के, तो म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है लगातार, और रिटेल जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को घटाया है स्टॉक में। तो ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा था इसमें, जो हमें लगा कि हमें व्यूअर्स के साथ साझा करना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। एक जुबैदा खातून जी का सवाल है, तो खातून जी का सवाल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। ये इनका जो सवाल है, एक स्टॉक स्पेसिफिक, एक तो एनवायरमो इंफ्रा इंजीनियर्स के ऊपर है, एक स्टॉक ये है, और दूसरा इन्होंने एक्चुअली 280 के भाव पे खरीदारी करी है, अभी 270 पे चल रहा है, यानी कि 10 रुपये के लॉस पर ये चल रही हैं। और दूसरा है जस्ट डायल। जस्ट डायल में क्या करना चाहिए, गाइड कीजिए, सेल करें, एवरेज करें या होल्ड करें। 1003 पे खरीदारी कर रखी है इन्होंने। 1003 पे। पहले एनवायरो इंफ्रा ले लेते हैं। जी 270 रुपए पे चल रहा है और इन्होंने 280 रुपए पे ले रखा है। देखिए मैम, मुझे कोई बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम अभी बिल्डअप होती हुई नहीं दिख रही है, बट जिस तरीके से इसने रनअप किया है ना, इसने अपना लेवल थोड़ा बड़ा कर लिया है। यू विल हैव टू प्ले, मतलब आपको उसी तरीके से थोड़ा सा करना होगा। 244 तक ये काउंटर अभी आपको जाता हुआ दिख सकता है। मार्केट वॉलेटिलिटी में आप विचलित ना हो, अपनी पोजीशन बना के रखें। अभी इसका ट्रेंड मुझे अच्छा ही लग रहा है। दो रिसेंट टाइम की लिस्टेड कंपनी है, तो हमारे पास डेटा ज्यादा नहीं है, और जिस तरीके से ये मूव कर रहा है बहुत कंफर्टेबली, मीडियम टर्म में आपको 326 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है। तो आपको टारगेट दे दिया, आपको स्टॉप लॉस दे दिया, अकॉर्डिंगली आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इसके साथ साथ हम आ जाते हैं जस्ट डायल पे। तो देखिए, वेरी फ्रैंकली मेरे को ना जस्ट डायल के बिजनेस मॉडल से ही प्रॉब्लम है। और ये क्यों प्रॉब्लम है कि वैसे सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं और सारी चीजें करते हैं, बट द वे दे स्टार्टेड ऑफ, और जो इनका कोर एक फोटे था ना बिजनेस का, वो मुझे आज भी समझ में नहीं आता है आफ्टर द थिंग्स हैव डेवलप्ड। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, जस्ट डायल में अभी भी मुझे कोई मूवमेंट आता हुआ नहीं दिखता है। जस्ट डायल मुझे और डाउन साइड पे जाता हुआ दिख रहा है, इससे आप बिल्कुल दूरी बना के रखें। अभी जिस तरीके से ये चल रहा है, 790 रुपए तक का मूवमेंट आपको अभी भी करता हुआ दिखा सकता है। ये ना सोचें कि ऑफ हाइज इतना ट्रेड कर रहा है, 1400 रुपए का शेयर आपको इतना नीचे मिल रहा है तो खरीद लेना चाहिए। नहीं, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसलिए करेक्ट कर रहा है। दूरी बना के रखेंगे, कुछ अच्छा नहीं होता। ठीक है सर, ये आपने बहुत अच्छे से क्लैरिटी दे दी। और अपने व्यूअर्स को बता दें कि जस्ट डायल में जो रिलायंस की जो हिस्सेदारी है करीब 66% है। बहुत सारी कंपनियां जिसमें रिलायंस ने अपनी हिस्सेदारी होल्ड करती है, तो करीब 66% के आसपास है यहाँ पे। एक सवाल सर बहुत डिमांड पर, इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूँ हर्ष। जिस तरीके से रिलायंस इन्वेस्ट करता है ना, बहुत सारी बेचारी कंपनी परफॉर्म भी नहीं कर पाती है। सर आलोक इंडस्ट्री भी बहुत बड़ा एग्जांपल है सर। बिल्कुल सर, बेचारे रिलायंस के नाम पे ही मारे जाते हैं सर। हाँ, मतलब लोग खरीद इसलिए लेते हैं क्योंकि रिलायंस ने स्टेक खरीदा। बट देखिए, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं जिनके साथ ये किया जाता है। कंपनी कई बार टेक ओवर भी की जाती है। और क्योंकि हम ये डिस्कस कर रहे हैं, दर्शकों को ये चीज बता दूं, कई बार क्या होता है, आप कंपनी टेक ओवर करते हैं, उसका कोई बिजनेस प्रोपोजिशन लेते हैं, वहां से उसका कुछ कुछ रॉयल्टी ले लेते हैं, और फिर आप उसको शेल आउट भी कर देते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द आइडिया कि रिलायंस के पास है, क्या ये अच्छी चीज है? नहीं, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल सर, स्टर्लिन विल्सन है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर निवेशकों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सर ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, सिर्फ नाम या ब्रांडिंग के नाम पर बह नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। एक सर बहुत ही सीनियर दिग्गज हैं हमारे, मतलब कमेंट में ही है, उनका एक सवाल हम लोग ले लेते हैं। स्वराज इंजीनियर्स के नाम से है एक स्टॉक, तो ये पूछे कि एंट्री करना चाहते हैं तो वो एंट्री लेवल क्या होगा। 4231 के भाव पर अभी फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। स्वराज की बात हम करते हैं, और स्वराज अभी 4239 पे चल रहा है सर। अभी आप देखें, अब मैं पहले कुछ कुछ चीजें क्लियर करूं जो मुझे डिस्कंफर्ट दे रही है। वो एक है कि इसका जो पी है वो बहुत हाई है। ट्रेलिंग पी इसका हाई है, प्राइस टू बुक वैल्यू 15 की है। मतलब आप समझिए कि कितना वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट ये कंपनी आपको दे रही है। उसको कहीं ना कहीं सबसाइड करने के लिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 56% का है और इक्विटी पे 42% का है। ये बेनिफिट है। अभी इसने एक बिल्डअप दिया है। स्वराज इंजन अगर आप मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा फॉर द टाइम बीइंग बहुत कंफर्टेबल नहीं लगता।
थोड़ा सा कूल ऑफ करने दें। कूल ऑफ करके अगर आपको कहीं भी 3800 के आसपास मिलेगा तो पोजीशन बनाएंगे, अगर आप मीडियम टर्म प्ले करना चाह रहे हैं। अगर आप इसको एज ट्रेडिंग बैट ले रहे हैं तो ठीक है, करंट लेवल्स पे आप ले सकते हैं, और फिर हम एक स्टॉप लॉस लगा देंगे 3980 का। 3980 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन मेंटेन करिएगा, और जैसे ही आपको 4580 4600 के लेवल्स पे एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी मिले आप एग्जिट कर लीजिएगा। बट जिस तरीके का ये स्टॉक है, अगर मीडियम टर्म में रखेंगे तो बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, तो लोअर लेवल्स का इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, लोअर लेवल का इंतज़ार कीजिए सर, और थोड़ा सा इंतज़ार तो बनता भी है यहाँ पर। और इसके अलावा बहुत सारे व्यूअर्स के जो हैं वो सवाल लगातार आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इसी बीच कुछ नंबर्स भी आए हैं। देखिए आज बजाज जो ट्विंस हैं उनकी पिटाई ज़बरदस्त चल रही थी, लेकिन इसी बीच यहाँ पे बजाज फिनसर्व के भी नतीजे आए हैं। तो एक बार हम लोग नतीजे देख लेते हैं बजाज फिनसर्व के यहाँ पे कैसे देखने को मिले हैं यहाँ पर। तो अगर आप इसके नतीजों पे गौर करें यहाँ पर, तो मुनाफा जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। करीब करीब आप समझिए कि 652 करोड़ से बढ़कर 2790 करोड़ के आसपास आया है, अगर वाई ऑन वाई बेसिस पर अगर हम लोग इसको ट्रैक करें। इसके अलावा ग्रॉस रिटेल प्रीमियम जो है यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो भी इसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली, 9% की मजबूती यहाँ पर आती हुई दिखी है। और साथ ही अगर आप और भी दूसरे पैरामीटर देखें यहाँ पे, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बढ़ोतरी यहाँ पे होती हुई दिखी है। रेवेन्यू के मोर्चे पे स्थिति जो है वो बेहतर होती हुई दिखी है यहाँ पे। ग्रॉस रिटेल प्रीमियम जो है उसमें 9% की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। और अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वहाँ पर भी 22% का उछाल आया है। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम भी अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन बाजार में तो अभी पिटाई का सिलसिला जारी है। सर क्या करना चाहिए बजाज फिनसर्व में, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, अगर आपके पास पोजीशन नहीं है ना जी, अब वही है, मैं जितने भी काउंटर्स की बात कर रहा हूं ना, मुझे पता नहीं क्यों वो ज्यादा डाउनसाइड बनाते हुए दिख रहे हैं जी, टेक्निकल पैटर्न पे भी। फिर ये बात ही हो जाएगी कि ये तो आदमी पूरी मंदी में बैठा हुआ है और उसके बाद अपसाइड की बात कर रहा है, ऐसा नहीं। जी, स्टॉक स्पेसिफिक हम जब बात कर रहे हैं ना, तो चीजें थोड़ी सी बदल रही हैं। अभी इसका डाउनसाइड आपको और आता हुआ दिख सकता है, दो ये अपने डाउनसाइड के बहुत पास पहुंच चुका है इस करेक्शन के बाद। बट मैं समझता हूं जहां भी आपको 1930 रुपए के आसपास मिले, वहां पे अगर आप पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपके पास पोजीशन है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, 1930 रुपए 1930 के पास आए, वहां पे आप एक बार अपनी पोजीशन एवरेज करें, और एवरेज करने के बाद 2020 रुपए के आसपास एग्जिट ले लें, जो आपने एवरेज किया है सिर्फ उससे, और फिर आप इसको होल्ड करते हैं तो ये टारगेट 2100 रुपए का आता है, जो मीडियम टर्म के ट्रेड इन्वेस्टर्स के लिए भी बन जाता है, और जो अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए भी बन जाता है। बट मीडियम टर्म के लिए मैं एक और चीज आपको बोलता हूं, जब ये 2100 पे ट्रेड कर रहा हो ना, तब पूरी अपनी पोजीशन खाली मत करिएगा। जिस तरीके से इसका इंश्योरेंस और जिस तरीके से इसका ओवरऑल बिजनेस है, मैं समझ रहा हूं, और इन क्वार्टर्स टू कम आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, और वो इसको 2360 तक भी लेके जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें।